नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, जल सहयोग के क्षेत्र में नए आयाम। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विरासत से विकास के संकल्प को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। इसी मंशा के तहत प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नदी जोड़ो परियोजनाओं के विस्तार से विकास के नए आयाम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल सहयोग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के बीच में एमओयू होगा। इस ऐतिहासिक पहल से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के बाद अब मध्य प्रदेश में तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर कार्य होगा। इस अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना के सभी अवरोध अब दूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से कोई भी गांव प्रभावित नहीं होगा और पुनर्वास की आवश्यकता भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने हाल ही में राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना पर काम शुरू किया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा नदियों को जोड़ने की बड़ी राष्ट्रीय परियोजना पर काम किया जा रहा है। हमने अब इस तीसरी राष्ट्रीय नदी जल परियोजना के लिए महाराष्ट्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। जो महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी हिस्सों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि रिचार्ज परियोजना छिंदवाड़ा जिले को सिंचाई के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और महाराष्ट्र के नागपुर जैसे बड़े शहरों में पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा। तो देखिए, इस परियोजना के जरिए जल उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा, बाढ़ और सूखे को कम करना, कृषि उत्पादकता में सुधार लाना, ये मंशा है सरकार की। और ये तीसरी परियोजना रहेगी जिस पर एमओयू होंगे महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में। तो देखिए, ये एक बड़ा वरदान रहेगी मध्य प्रदेश के लिए। जल सहयोग से मध्य प्रदेश में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार नए आयाम कर रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं जल संरक्षण के तहत लगातार सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से एक बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एमओयू होगा और 3 धाराएं बनाई जाएंगी। इस परियोजना के जरिए हर बूंद का उपयोग कृषि भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना एक वरदान साबित होगी। तो इसके पहले भी आपको बता दी कि 2 परियोजनाएं, केन बेतवा लिंक परियोजना की बात कर ले या फिर हम बात करें पार्वती काली सिंध परियोजना, इस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। अब ये तीसरी बड़ी परियोजना और एमओयू मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में होगा। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपने सभी पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारे को लेकर के आपस में जनता के लिए, पीने के लिए, सिंचाई के लिए और ख़ास करके औद्योगिकरण की दृष्टि से, लेकिन आज जो महाराष्ट्र सरकार के साथ हमारा एमओयू होने वाला है, इसके यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ आने वाले हैं, जिनके माध्यम से भूगर्भ भंडारण का एक बड़ा नया प्रोजेक्ट जो विश्व का अनूठा प्रोजेक्ट रहेगा, इस पे हम काम कर रहे हैं। दोनों राज्य मिलकर के, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने मिलकर के जो योजना बनाई है, मैं अपनी ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपने सभी आसपास के राज्य जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ हमने प्रारंभ किया है, जिसमें पूरा बुंदेलखंड का जीवन बदलेगा। इसी प्रकार से राजस्थान के साथ हमारा पीकेसी योजना पे काम हुआ है, जिसमें मालवा और चंबल के बेल्ट में हमको लाभ मिलेगा। तीसरा ये निमाड़ का बेल्ट रहेगा, जिसमें हम खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी तक के पूरे बेल्ट में इसका लाभ लेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। तो देखिए, नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य यही रहता है कि जल उपलब्धता को बढ़ावा देना, सूखे और बाढ़ की स्थिति को
कम करना, इसके साथ ही कृषि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार के अवसर भी इससे उपलब्ध होते हैं क्योंकि बिजली उत्पादन की क्षमता भी बढ़ती है और इसलिए तीसरी नदी जोड़ो परियोजना पर अब सरकार काम करने जा रही है। इसके लिए MOU साइन होगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच में, लेकिन कैसे इसका लाभ मिलेगा, क्या कुछ आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, इसको लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, शिक्षाविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ गई हैं। वाणी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपका मैं रुख करना चाहूंगी। रमेश सर, इसके पहले भी हमने देखा देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की अगर हम बात कर लें, केन बेतवा लिंक परियोजना, उसके बाद दूसरी पार्वती काली सिंध परियोजना, अब ये तीसरी नदी जोड़ो परियोजना पर काम करने जा रही है सरकार। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कितना ज्यादा बदलाव इस परियोजना के जरिए आएगा और किस हिसाब से सरकार की सोच है आगे, क्या कुछ बदलाव और कुछ चुनौतियां भी आती हैं हालांकि, सर उस पर भी अपने विचार रखिएगा। देखिए, मोटे तौर पर आने वाला समय पानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जल संकट का समय आने वाला समय माना जा सकता है और भारत के लिए ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता इसलिए है कि भारत में दुनिया की 16% आबादी रहती है, लेकिन दुनिया का 4% पानी भारत के अंदर है। तो उपयोग की दृष्टि से कह लीजिए या मौसम के परिवर्तन की दृष्टि से कह लीजिए, धरती का जो वाटर लेवल है वो नीचे गिर रहा है। तो ये जो मध्य प्रदेश सरकार की जिन 3 परियोजनाओं का आपने उल्लेख किया, केन बेतवा का, पार्वती काली सिंध का और ये ताप्ती बेसिन का, तो इससे कहीं ना कहीं पानी की एक एक बूंद का उसमें उपयोग होगा। और ये जो परियोजना जिसके MOU अब साइन होंगे आजकल में ही होंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, इस परियोजना के ये जो ताप्ती बेसिन परियोजना है, इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि धरती के वाटर को रिचार्ज करना, इन्हें धरती का जो जल स्तर नीचे गिर रहा है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, ये विश्व की सबसे बड़ी धरती के जल को संरक्षित करने की ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। यद्यपि इसका अधिक लाभ महाराष्ट्र को मिलेगा। हमको इसके जो 11% 0.6 MB हमको मिलेगा पानी, और इसमें करीब 3,362 हेक्टेयर जमीन इसकी सिंचाई होगी। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 3 धाराओं में बांट करके उसके एक एक बूंद का उपयोग होगा। तो एक प्रकार से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने जो नई पहल की है, मैं समझता हूँ आगे चल करके जो अन्य राज्य सरकारें हैं जिनका पानी बेकार चला जाता है, समंदर में पानी कम होने के बाद भी बेकार चला जाता है, तो जल को सहेजना और जल को सहेज करके वाटर लेवल का इस्तेमाल करना, एक इसकी इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है। जैसे मान लीजिए केन बेतवा वाली लिंक परियोजना थी, तो केन बेतवा लिंक परियोजना बाहर के जल का संग्रहण और सिंचाई और बिजली के उत्पादन इसी काम में आने वाली थी। लेकिन ये जो ताप्ती योजना है, इसमें बिजली के उत्पादन में भी इसमें आएगा, सिंचाई में भी इसमें आएगा और धरती का वाटर लेवल इससे सुधरेगा। तो ये जो परियोजना है ये अपेक्षाकृत विश्व में अपनी अनूठी है और उन दोनों परियोजनाओं से एक कदम आगे है और इस तरह की परियोजनाएं अब देश में बननी चाहिए। जी ठीक है सर। सुशील जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, नदी जोड़ो परियोजना की अगर बात करें तो जल संरक्षण की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होता है, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से अगर हम देखें तो हालांकि कुछ चिंताएं भी होती हैं क्योंकि कुछ नुकसान भी होते हैं ऐसी परियोजनाओं की। कई क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, कई बार हम देखते हैं ऐसे में कई प्रजातियों को भी खतरा होता है। तो क्या कुछ इसके लाभ और पर्यावरण के हिसाब से अगर देखें तो कुछ चिंताएं भी होती हैं? क्योंकि आपने पानी की समस्या को भी रेखांकित करते हुए इस मुद्दे को जोड़ने की कोशिश की। कहते हैं ना कि जिनके साथ परेशानी है, जिन्हें पानी नहीं मिल रहा है, अगर हम उनके दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही शानदार एक योजना है। क्योंकि अगर पानी की कमी से हम देखें तो भारत के लगभग हर बड़े शहर और लगभग हर राज्य में कुछ न कुछ परेशानियां हैं और कुछ हिस्से में पानी का संकट है तो दूसरे हिस्से में देखा जाए तो पानी की बहुत आयता है। मतलब अब अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें
तो निश्चित ही उन क्षेत्रों को फायदा होने जा रहा है जहां पानी की दिक्कत है। लेकिन इसके साथ साथ वन क्षेत्र को कुछ नुकसान पर चर्चा हो रही है। इस पे गंभीर अध्ययन भी हो रहा है कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने से विशाल वन क्षेत्र और जैव विविधता में क्या कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिन नदियों में किसी नदियों में जैव विविधता ज्यादा होती है और उसके जो नीचे वाला एरिया होता है वहां पर काफी मात्रा में वन क्षेत्र भी पाया जाता है। ऐसे ही जो रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए कहा जा रहा है कि खतरा होगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूं और वहां पर केन बेतवा एक परियोजना शुरू की गई। परियोजना के शुरू करने में काफी विलंब हुआ। उसके पीछे का ये कारण आया कि भाई अगर हम इस परियोजना को शुरू करेंगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए खतरा होगा। तो उसको लेके काफी अध्ययन किया गया और बहुत फूंक करके कदम रखे गए और आज केन बेतवा परियोजना कागज पे नहीं बल्कि हकीकत के रूप में देख रहे हैं। और जो दशकों से बुंदेलखंड में पानी की समस्या चली आ रही थी, सूखे की समस्या चली आ रही थी, वो अब कुछ हद तक हम लोग सॉल्व होते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही कुछ चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे जब भारत में नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो उसके बीच बीच में चट्टानी संरचनाएं आएंगी बहुत सारी। तो उनको तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाएगा। उससे कहा जा रहा है कि कुछ भौगोलिक संरचनाएं बदल जाएंगी। तो उसके लिए भी अध्ययन चल रहा है। वैज्ञानिक निश्चित ही इसका कोई ना कोई विकल्प निकालेंगे। तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं जिन्हें हम आक्रामक प्रजातियां कहते हैं, और कुछ नदियों में ये आक्रामक प्रजातियां काफी मात्रा में पाई जाती हैं, कुछ में कम होती हैं। तो आक्रामक जीवों का मुक्त परिवहन बढ़ सकता है। मतलब एक नदी जिसमें ऐसी आक्रामक प्रजातियों जीव जंतुओं के एक्वेटिक एनिमल की पाई जा रही, वो दूसरी नदी में पहुंच के हो सकता है वहां की जैव विविधता को कुछ नुकसान कर सकती हैं। ऐसे ही समुद्री जीवन को भी खतरा देखा जा रहा है। समुद्र में जानते हैं कि ताजे पानी के प्रवाह होता है। नदियां अल्टीमेटली समुद्र में जाती हैं और ताजा पानी समुद्र में ऐड कर देती हैं। तो आप जब नदियों को हम लोग जोड़ देंगे तो समुद्र में कुछ हद तक कम ताजा पानी पहुंचेगा। तो इसको लेके भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं और भविष्य में शायद हमें ये सब देखने को मिलेगा। और सबसे अंत में दो चीजें जो सब लोग इस पे कंसर्न रखते होंगे कि लोगों का विस्थापन काफी मात्रा में होता है। तो सरकार निश्चित ही इस तरफ ध्यान दे रही होगी कि अगर हम ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को करेंगे बिल्कुल ठीक है। सही बात आप कह रहे हैं, लोगों का विस्थापन होता है, कई गांव प्रभावित होते हैं, ऐसे में वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर वाणी जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, नदी जोड़ो परियोजना के लाभ कई हैं। जल उपलब्धता को बढ़ाना, किसानों को लाभ होगा, सिंचाई का पानी मिल सकेगा, ऐसे में कृषि उत्पादकता जो है वो बढ़ेगी, बिजली उत्पादन भी होगा, ये तो लाभ हो गए। लेकिन चुनौतियां कई होती हैं। एक तो लंबा समय लग जाता है बहुत ज्यादा नदी जोड़ो परियोजना में, सरकारें बदल जाती है, उसके बाद काम अटक जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? साथ ही साथ दूसरी तरफ जो एक विस्थापन का मुद्दा उठा रहे हैं सुशील जी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो इसको कैसे दूर किया जाएगा? सबसे पहले तो भारत माता की जय बोलते हुए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और दर्शकों को भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, जब स्वर्गीय अटल जी ने इसका स्वप्न देखा था और हमें जब बाबा साहेब ने बहुत वर्ष पहले इस नदियों पर और पर्यावरण पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था, तो हम उनके काम का विकास और विस्तार कर रहे हैं। और जब हम कोई भी काम का विकास करते हैं, किसी भी काम का विस्तार करते हैं, तो निश्चित रूप से चुनौतियां तो अनेक होती हैं। पर जैसे अभी सुशील जी ने कहा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उसके ऊपर गहन चिंतन और अध्ययन करने के पश्चात ही इसकी रूपरेखा पेश की जा रही है। ये सब नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। हम जानते हैं कि विगत 3 जो प्रोजेक्ट्स के नाम आपने लिए, उनका जो लाभ होगा वो उत्तर के जो प्रदेशों में होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हमारे मध्य प्रदेश के भी उत्तरी भाग पे। और इस प्रोजेक्ट का लाभ छिंदवाड़ा और नागपुर के एरिया के को मिलेगा।
पर हम एक चीज के लिए संकल्पित हैं, अगर फ्लोरा और फाउना उनको इससे कुछ नुकसान हो रहा है तो इस नुकसान की कैसे हम मिनिमाइज कर सके, इसका अध्ययन और इसके लिए जो वर्किंग फॉर्मूला है वो हमारे वैज्ञानिक तैयार करके देते हैं और उसके लिए हम भी प्रतिबद्ध है। हमने देखा है कि कैन बेतवा और जो पार्वती काली सिंध वाली जो योजनाएं हैं उन पर भी अध्ययन के बाद ही वो रिपोर्ट्स दी है और जिसके बाद वो सुचारू रूप से केंद्र सरकार से हरी झंडी मिली। ये प्रधानमंत्री का संकल्प है, ये श्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा है और उन्होंने जो एक सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का जो ध्येय वाक्य है उनका कि हर उस क्षेत्र में विकास की धारा पहुंचनी है। जल है तो कल है और पानी तो हम सिर्फ संरक्षित नहीं कर रहे, हम उसके ग्राउंड वाटर लेवल को भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम वो लेवल को और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों में वो लेवल बहुत नीचे गिर जाता है और आने वाले वर्षों में आने वाले कालखंडों में पानी की जो समस्या रहेगी वो बहुत संवेदनशील मुद्दा होने वाला है और उस मुद्दे के लिए बंद कर दो और उस मुद्दे के लिए हम सबको संकल्पित होना है। हमें समाज में भी एक पॉजिटिव नैरेटिव देने की जरूरत है जिससे लोग भी इस मुद्दे से अवगत हो जाएं और सरकार तो उस पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ही। आज जो MOU साइन हो रहा है महाराष्ट्र के CM और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के बीच में, ये एक मील का पत्थर है क्योंकि इससे साफ और स्पष्ट हो जाता है कि सरकारों की मंशा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की मंशा अपने विकास की यात्रा से जनता को लाभान्वित करने के लिए है और इस धरती को भी संरक्षित करने के लिए है। ठीक है रमेश सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि एक तो ये रहता है नदी जोड़ो परियोजना की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कई साल इसमें लग जाते हैं। अगर केन बेतवा की ही बात करें तो 2030 तक का टारगेट रखा गया है सरकार की तरफ से। अब जब ये परियोजना शुरू होगी तो कितना ज़्यादा समय इसमें लग सकता है? और अगर बात करें तो लोगों का विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। सर, आप भी समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कई गांव प्रभावित होते हैं, कई हेक्टेयर ज़मीन भी डूब जाती है और जो पर्यावरण के लिहाज से हम एक जिक्र कर रहे हैं कि कई क्षेत्र जलमग्न होते हैं तो ऐसे में वन्य जीवों को भी खतरा होता है। तो ये कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, हालांकि लाभ तो कई है, हम चर्चा जिस पर कर रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर मुझे लग रहा है कि इस परियोजना के बारे में अध्ययन सुशील जी का कम है। ये जो परियोजना है जिसका नाम ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, इसमें किसी का कोई विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन तब होता है जब जलाशय बनता है। इसमें जलाशय नहीं बनना है, इसमें जल की धाराएं निकाली जाती हैं जो नहरों की तरह होती हैं। इसमें किसी का विस्थापन नहीं होगा। हो सकता है जल की धारा में कोई एक आध दो घर आ गए तो उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो एक अलग बात हो गई। और इसके अलावा एक दूसरी विशेष बात यह है, इसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि पर्यावरण को लाभ होगा। पानी की जब धारा आएगी तो वन्य के जो जीव होते हैं, जो वृक्षों पर रहते हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये परियोजना अलग है। इसमें चूंकि जलाशय नहीं बनना है, धाराएं जो बनना है वो नहरों की तरह धाराएं बनना है। जैसे कि मान लीजिए जलाशय जब बनाया जाता है तब जलाशय बनाने में विस्थापन होता है, जल संग्रहण क्षेत्र होता है, धरती उसमें डूबने आती है। नहरों में ये बात नहीं होती। नहरों में तो बल्कि किसान की कोशिश होती है कि उसके खेत में से नहर निकल जाए, क्योंकि खेत का वाटर लेवल भी बढ़ता है उससे और उसको पानी भी उसमें मिलता है। तो उसमें धाराएं बनाई जाना है, जलाशय नहीं बनाई जाना। ये जो परियोजना पर्टिकुलर ये जो परियोजना है ताप्ती बेसिन, इसमें किसी का विस्थापन नहीं होगा, इसमें कोई जंगल डूबने नहीं आएगा और इसमें किसी वन्य प्राणी तो छोड़ दीजिए, आकाश के भी किसी पंछी को कोई नुकसान नहीं होगा। सबको इसमें फायदा होगा, एक बात समझ लेनी चाहिए। जी ठीक है सर, ये बहुत अच्छी बात आपने समझाई बहुत ही आसान तरीके से कि इसमें धाराओं के जरिए नहरों में पानी बहेगा और कोई जलाशय नहीं बनाया जाएगा, जिसके चलते कोई भी नुकसान पर्यावरण के लिहाज से अगर हम देखें तो नहीं होगा। सुशील जी, आपका रिएक्शन क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, जैसा अभी रमेश जी ने बताया मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन जो मैंने मुद्दे उठाए ये मुद्दों पर बहस चल रही है और इसी कारण ये जितने भी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट
वे देरी होने का कारण ये सारे मुद्दे थे, जब तक उन मुद्दों को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर हम इस जैसे अभी केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हुआ, तो उस प्रोजेक्ट को जब अब धरातल पे आ रहा है और उसमें देखे जा रहे हैं कि ये बहुत हद तक इन सभी जो चुनौतियां थी उनको काफी हद तक कम किया गया। मतलब उसके विकल्प ढूंढे गए कि क्या हम क्या कर सकते हैं जिससे कम से कम नुकसान पर्यावरण को हो, और दूसरी तरफ उन लोगों का भला हो जिनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। मतलब हमें ये देखना, जो वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि हमें ये देखना है कि हमारा दांव पर क्या लगा हुआ है। दांव पे तो एक तरफ जीवन लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमें कुछ नेगोशिएशन करना है। तो उन नेगोशिएशन को करते हुए और बहुत ही वैज्ञानिक स्वभाव को अपनाते हुए कि किस प्रकार से कम जल, जंगल, जमीन, पर्यावास को प्रभावित करें, और उसके आधार पर नहीं तो ये जो परियोजनाएं हैं, आपको भी पता है कि 80 के दशक से ये बात चल रही है। फिर हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी बहुत ही इसको लेके संजीदगी के साथ इस काम को करने की योजना बनाई गई, लेकिन दुर्भाग्य से इन सब परेशानियों की वजह से धीरे धीरे उन सब अध्ययनों को शुमार करते हुए अब ये हम कुछ प्रोजेक्ट के रूप में 30 जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट उनमें से अभी एक तो धरातल पर उतर ही चुका है, और अभी मध्य प्रदेश और वाणी जी महाराष्ट्र कुछ कहना चाहती हैं जी? देखिए, विलंब तो हुआ है। विलंब क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी अब आज वर्तमान की जो राज्य सरकारें हैं, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब एक विचारधारा के अनुकूल काम कर रही हैं और ये जनहित में एक स्वर में काम कर रही है। हमें बहुत वर्ष इसलिए लगे क्योंकि राजस्थान की सरकार का इसके पहले, इसके पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां से सहयोग नहीं तो मिलता था, और सहयोग अनेकों प्रकार के सहयोग, इनके शोध में सहयोग, आगे प्लानिंग करने में सहयोग आपसी राज्य की कोऑपरेशंस में। अब चूंकि एक विचारधारा, एक ध्येय वाक्य के साथ ये सारी सरकारें काम कर रही हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसलिए हमें निश्चित है कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं। ठीक है रमेश सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, जिस हिसाब से आपने भी बताया कि अगर ये जो परियोजना है किसी का कोई नुकसान नहीं है, ना तो विस्थापन होगा ना ही गांव प्रभावित होंगे। सर एक और मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि बिजली उत्पादन की जो बात की जा रही है, इस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा लाभ होगा किसानों को भी। एक तो उनको सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की भी बहुत ज्यादा तरक्की होगी। निश्चित रूप से इससे वाकई तरक्की होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मध्य प्रदेश को 11 टीएमसी से अधिक पानी मिलना है, तो कुल मिलाकर के तो ये पानी इसमें से मिलेगा। एक और बात मैं कहूँ कि जो परियोजनाओं में विलंब होता है, परियोजनाओं में विलंब ये ठीक है कि उसमें थोड़ा बहुत सरकार का योगदान होता है, लेकिन पूरे भारत में कुछ आंदोलन जीवी हैं जिनको कहीं पता भर लग जाए कि यहाँ पर डैम बनना है तो वहाँ धरना देने पहुंच जाते हैं। सरदार सरोवर की अगर विलंब हुआ है, उसमें 25, 30, 40 साल लगे हैं, तो वो कुछ आंदोलनकारी थे, उनको कहाँ से पैसा मिलता था, रोटी कहाँ से चलती थी, कमाने कुछ जाते नहीं थे और जाकर के धरना देने बैठ जाते थे। एक बहन जी जो थी उसकी इंचार्ज हुआ करती थी। पूरी जिंदगी वो जो आंदोलन जीवी किस्म के लोग होते हैं, ये परियोजनाओं में बाधा पहुंचाते हैं और कहेंगे विस्थापन नहीं होगा, वो धरना देकर के बैठ जाएंगे और सरकारें उससे पीछे हटती है। तो कहीं ना कहीं समाज को एक तो जागरूक होना चाहिए, परियोजनाएं समय पर पूरी हों, इसके लिए सरकार पर दबाव रहे और समाज को उठ के आना चाहिए आंदोलन जीवियों को वहां से भगाने के लिए। यहाँ से क्यों बैठे हो, हटो, हम तूफान बनवाएंगे। तो कुल मिलाकर के तो ये विलंब का उसमें सबसे बड़ा कारण है। ये जो परियोजना है, इस परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को तो लाभ हो गई, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कुछ लाभ हमको प्रत्यक्ष दिखते हैं और कुछ लाभ हमको परोक्ष दिखते हैं। अगर धरती का वाटर लेवल बढ़ेगा, धरती का वाटर लेवल अगर स्थिर होगा, तो मान करके चलिए ये जो हमको प्रत्यक्ष में लाभ दिख रहा है कि इतना पानी सिंचाई के लिए मिलेगा, इतनी बिजली हमको मिलेगी, इसके अलावा कहीं ना कहीं वो जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं, धरती की उर्वरक क्षमता जो बढ़ती है, जो हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, जो पेड़ों के फलों के रूप में मिलती है, सब्जी के रूप में मिलती है या वनौषधि के रूप में मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये जो इस समय वन सूखते चले जा रहे हैं,
तो वो बनबीज से हरे आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये परियोजना सारी परियोजनाओं से अलग है और विश्व की सबसे बड़ी वाटर रिचार्ज योजना है। एक बार समझ लीजिए इसको। जी ठीक है वाणी जी, आप इत्तेफाक रखती होंगी इस बात से। रमेश सर ने जो जिक्र किया कि कई बार जागरूकता की कमी रहती है और लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो विस्थापन की बात कही, भले ही विस्थापन नहीं हो रहा लेकिन लोगों में एक भ्रम भी हो जाता है। कैसे लोगों को जागरूक करना, ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं रमेश भाई साहब से सहमत हूँ। देखिए, हमारे जब हम विकास के पथ पर चलते हैं तो बहुत सारी ऐसी अंदरूनी और बाहरी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत का विकास हो, भारत के विरोध में खड़ी होती हैं और ये कई माध्यम होते हैं विरोध के। तो ये भी एक भ्रम फैलाना, झूठ परोसना और गुमराह करना, ये एक भ्रम और झूठ फैलाने का जो माध्यम है, ये भी विकास कार्यों में बाधा डालने के लिए है। परंतु हमारी जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट और साफ है। ये जो विकास के कार्य हैं उनको गति देनी है। ये विकास के कार्यों से जो लाभ की कार्य आगे जो जिनका विस्तार होगा उनको जनता तक पहुंचाना है। ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प है। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आप बता रही हैं, हालांकि ये संकल्प जब पूरा होगा तो मध्य प्रदेश को इसका लाभ भी आने वाले समय में मिल पाएगा। बहुत धन्यवाद वाणी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। रमेश सर आपका भी बहुत धन्यवाद। सुशील जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे नदी जोड़ो परियोजना को लेकर, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना जो कि वरदान साबित होगी मध्य प्रदेश के लिए। आने वाले समय में MOU होगा मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में, और जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है उसको लाभ मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा, बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश को खास तौर पर हर एक क्षेत्र में लाभ होगा। चाहे किसानों की बात कर ले, कृषि क्षेत्र में बात कर ले, बिजली उत्पादन की बात कर ले। हालांकि समय जरूर लगता है किसी भी नदी जोड़ो परियोजना की बात करें, और ये तीसरी नदी जोड़ो परियोजना है जिस पर काम सरकार करने जा रही है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।